नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की आर्थिक खबर में। आज की आर्थिक खबर में हम जानेंगे आरबीआई की सख्ती के बाद बैंक और एनबीएफसी भी सतर्क, फिनटेक पार्टनर्स से कहा छोटे पर्सनल लोन पर लगाएं लिमिट। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा भारत की दूसरी तिमाही की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा। ईडी ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो इंडिया अन्य के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। भारतीय शेयर बाजार में 7 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 132 अंक टूटा। भारत में इंटरनेट ग्रोथ की स्पीड पर ब्रेक, स्मार्टफोन की कम सेल बनी मुख्य वजह। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती बरतने के बाद भारतीय बैंक और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां एनबीएफसी भी सख्त नजर आने लगी है। उन्होंने अपने फिनटेक पार्टनर से छोटे पर्सनल लोन में कटौती करने के लिए कहा है। यह जानकारी 3 बैंकिंग और 1 इंडस्ट्री के जानकार ने आज यानी गुरुवार को दी। सबसे पहले पेटीएम ने उठाया कदम। आरबीआई के फैसले के बाद से सबसे पहला कदम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के स्वामित्व वाले पेटीएम ने उठाया है। पेटीएम ने बुधवार को 50,000 रुपए से कम के कर्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कटौती करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वह 50,000 रुपए से ज्यादा के लोन के लिए अच्छी मांग की उम्मीद करते हुए कम रिस्क वाले और हाई क्रेडिट योग्य ग्राहकों के लिए लोन अमाउंट और कमर्शियल लोन के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी। वह ऐसा करने के लिए बड़े बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करेगी। गौरतलब है कि भारतीय फिनटेक कंपनी पेटीएम के पास लोन देने के लिए पार्टनर के रूप में 7 एनबीएफसी है। कंपनी ने कहा कि वह 1 बैंकिंग पार्टनर और 2 एनबीएफसी पार्टनर और जोड़ने की प्रक्रिया में है। छोटे कर्जों पर लगाम लगाने की योजना की वजह से पेटीएम के शेयर की कीमत में 20% की गिरावट आई। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार एक प्रमुख ऋण भागीदार आदित्य बिरला कैपिटल पर भी इसका असर पड़ा। पेटीएम ने कहा कि वह स्मॉल टिकट लोन को कम करने पर विचार कर रही थी। गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसकी विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा की गई प्रगति पर बात की, जिसमें कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 2023 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इस दौरान 2023 की जुलाई से सितंबर तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि 7.6% रही। सीतारमण ने कहा, भारत की दूसरी तिमाही की वृद्धि दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जापान और जर्मनी के साथ साथ उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी इस दौरान भारत के बराबर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। इन देशों की तुलना में भारत की 7% से ज्यादा ग्रोथ हुई। वित्त मंत्री ने राज्यसभा को यह भी बताया कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने वित्त वर्ष 2024 में 13.9% की सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। सीतारमण ने इसका श्रेय पीएम मोदी की मेक इन इंडिया पहल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार के तहत शुरू की गई कई पीएलआई स्कीम को दिया। उन्होंने कहा, सभी सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम और पीएम मोदी की योजनाओं के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था में 13.9% का योगदान दे रहा है। पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स नवंबर में 56 था। यह विस्तारवादी सेक्टर में है, इसलिए निरंतर वृद्धि का संकेत है। उन्होंने भारत के पीएमआई की तुलना वैश्विक समकक्षों से करने के प्रति आगाह किया, क्योंकि विकसित देश संकुचन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि भारत विस्तारवादी चरण में है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अक्टूबर 2023 में भारत का निर्यात 9.43% बढ़कर $62.26 बिलियन हो गया। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में मांग कम होने के बावजूद हमारा निर्यात अच्छा चल रहा है। भारत ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। देश माल व्यापार में 6.21% की वृद्धि के साथ विश्व व्यापार संगठन WTO के 0.8% के अनुमान को पार कर गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में भारत $10 बिलियन मूल्य के फोन निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता था। प्रवर्तन निदेशालय एड ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत बुधवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने शिकायत दायर की है और इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा विवो इंडिया को भी आरोपी बनाया गया है। संघीय जांच एजेंसी ने इस जांच में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक MD हरिओम राय समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। हिरासत में लिए गए अन्य लोगों में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक शामिल थे। ईडी ने तब यहां एक स्थानीय अदालत के समक्ष अपने रिमांड दस्तावेज में दावा किया था कि चारों की कथित गतिविधियों ने विवो इंडिया को गलत तरीके से लाभ कमाने में मदद की, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक था। पिछले साल जुलाई में ईडी ने विवो इंडिया और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ छापा मारा था, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धन शोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था। ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए विवो इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपए की रकम वैध रूप से चीन को हस्तांतरित की गई थी। कंपनी ने कहा था कि वह दृढ़ता से अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करती है और कानून के अनुपालन के प्रति समर्पित है। राय ने हाल में यहां एक अदालत को बताया था कि उनकी कंपनी और विवो इंडिया एक दशक पहले भारत में एक संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन 2014 के बाद से उनका चीनी कंपनी या उसके प्रतिनिधियों से कोई लेना देना नहीं है। राय के वकील ने अदालत को बताया, उनके किसी भी कथित आपराधिक आय से जुड़े होने की बात तो दूर, बल्कि उन्होंने न तो कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त किया है, न ही वह विवो या कथित तौर पर विवो से संबंधित किसी इकाई के साथ किसी लेनदेन में शामिल रहे हैं। एजेंसी ने विवो की सहयोगी कंपनी ग्रैंड प्रोस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL), इसके निदेशक, शेयरधारक और कुछ अन्य पेशेवर के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद 3 फरवरी को एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दायर की, जो प्राथमिकी के समान होती है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि GPICPL और उसके शेयरधारकों ने दिसंबर 2014 में कंपनी के गठन के समय नकली पहचान दस्तावेजों और गलत पते का इस्तेमाल किया था। घरेलू शेयर बाजार में 7 दिन से जारी तेजी के बाद आज नरमी देखी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों के दबाव से बाजार में गिरावट आई। विश्लेषकों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की गिरती कीमतें घरेलू बाजार को सहारा देने में विफल रही, क्योंकि निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले सतर्क नजर आए। आज के कारोबार में BSE सेंसेक्स 132 अंक कमजोर हुआ। वहीं निफ्टी में भी 37 अंक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि व्यापक बाजार गुरुवार को अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रहे। BSI मिड कैप इंडेक्स 0.7%, जबकि स्मॉल कैप 0.3% बढ़ा। शेयर बाजार में 7 दिन की तेजी थमी। BSE का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 132.04 अंक यानी 0.19% की गिरावट के साथ 69,521.69 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 69,320.53 और 69,695.33 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी में भी 36.55 अंक यानी 0.17% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 20,901.15 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 20,850.80 और 20,941.25 के रेंज में कारोबार हुआ। टॉप गेनर्स। आज के कारोबार में सेंसेक्स के शेयरों में 12 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, NTPC और SBI सेंसेक्स के टॉप 5 गेनर्स रहे। सबसे ज्यादा मुनाफा पावर ग्रिड के शेयरों को हुआ। इसके शेयर 2.43% चढ़ गए। टॉप लूजर्स। वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स के शेयरों में 18 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। भारती एयरटेल, HUL, टाटा स्टील, ITC और LT सेंसेक्स के टॉप 5 लूजर्स रहे। सबसे ज्यादा नुकसान भारती एयरटेल के शेयरों को हुआ। इसके शेयर 2.46% गिर गए। भारत की इंटरनेट ग्रोथ में गिरावट जारी है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 तक दोहरे अंकों की विकास दर से यह 2021 और 2022 में लगभग 4% तक गिर गई। 2023 की पहली तिमाही में इंटरनेट ग्रोथ 2022 की आखिरी तिमाही की तुलना में केवल 1.7% बढ़ी। भारत में एंट्री और मिड लेवल स्मार्टफोन सेल्स में जारी गिरावट इंटरनेट ग्रोथ के लुढ़कने की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) के अनुसार 2022 में स्मार्टफोन की बिक्री में 2021 की तुलना में 10% की भारी गिरावट आई है। इस साल गिरावट कम एकल अंकों (लो सिंगल डिजिट्स) में रही है। IDC की एक रिलीज में कहा गया है कि भारत अब स्मार्टफोन की बिक्री के मामले में लगभग 2019 के स्तर पर वापस आ गया है। यह बताता है कि इंटरनेट और ब्रॉडबैंड यूजर्स दोनों में वृद्धि कुछ हद तक धीमी क्यों है। कॉमस्कोर डेटा के मुताबिक पिछले साल दिसंबर से नियमित इंटरनेट यूजर्स की संख्या वास्तव में 51 करोड़ पर अटकी हुई है। यह 65 करोड़ भारतीयों में से लगभग 78% है जिनके पास स्मार्टफोन है। यदि यह 100% भी हो तो इसका मतलब यह होगा कि इंटरनेट लगभग आधी भारतीय आबादी के लिए ही उपलब्ध है। आप यह तर्क दे सकते हैं कि भारत के 1.41 अरब नागरिकों में से हर एक इंटरनेट यूजर नहीं हो सकता। भले ही आपने 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के 35.2 करोड़ लोगों की गिनती नहीं की हो, फिर भी 40.8 करोड़ लोग स्मार्टफोन के बिना हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये लोग इंटरनेट तक पहुंचने के साधनों के बिना है। यह अभी भी शिक्षा, मीडिया, ऑनलाइन रिटेल और इंटरनेट द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य उत्पादों और सेवाओं की पहुंच से बाहर एक बड़ा बाजार है। लाखों भारतीयों के लिए स्मार्टफोन इंटरनेट तक पहुंच का पहला दरवाजा है। ये बैंडविड्थ प्रोसेस करने में सक्षम फोन है जो आपको फिल्म देखने, संगीत सुनने या ऑनलाइन मीटिंग करने की अनुमति देते हैं। ये डेटा के शौकीन लोग हैं जिन्होंने गूगल, यूट्यूब, मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स या MX प्लेयर को ताकतवर बना दिया है। जैसे जैसे इन फोनों की कीमतें कम हुई, भारत में इंटरनेट का विस्तार हुआ, जिससे यह एक अत्यधिक गतिशील टेलीकॉम और मीडिया बाजार के रूप में स्थापित हो गया है। 2020 के बाद से यह धीमा हो गया। कोरोना महामारी और चिप की कमी का मतलब है कि कम कीमत वाले स्मार्टफोन लंबे समय तक सस्ते नहीं रहेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि अधिकांश चिप क्षमता को हाई एंड फोन में शिफ्ट कर दिया गया, जो बेहतर मार्जिन प्रदान करते हैं। यह बताता है कि क्यों एप्पल का आईफोन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जबकि रियलमी और Xiaomi जैसे अन्य ब्रांड जो बाजार में एंट्री और मिड लेवल पर फोन पेश करते हैं की बिक्री में गिरावट देखी गई है। औसत फीचर फोन 1,200 रुपए से कम है। सबसे सस्ता स्मार्टफोन 5,500 रुपए और उससे अधिक का है। दोनों के बीच 4,000 रुपए का अंतर बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि जैविक विकास फीचर से स्मार्टफोन तक धीमा हो गया है। IDC के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और भारत, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डेटा और एनालिटिक्स, डिवाइस एंड इकोसिस्टम के नवकेंद्र सिंह कहते हैं, औसत फीचर फोन 1,200 रुपए से कम कीमत का है। सबसे सस्ता स्मार्टफोन 5,500 रुपए और उससे अधिक का है। दोनों के बीच 4,000 रुपए का अंतर बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ फीचर से स्मार्टफोन तक धीमा हो गया है। सिंह कहते हैं, भारत में बिकने वाले 80% फोन की कीमत 30,000 रुपए से कम है। यह कोई प्रीमियम बाजार नहीं है। अगर एप्पल बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े पैमाने पर बाजार बढ़ रहा है। संख्या के हिसाब से एप्पल आईफोन स्मार्टफोन बाजार का लगभग 6% हिस्सा है, लेकिन 50,000 रुपए और उससे अधिक की कीमत पर यह औसत स्मार्टफोन से दोगुना महंगा है। ध्यान दें कि सभी श्रेणियों में कार, फोन या घड़ियां, लग्जरी प्रोडक्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जबकि एंट्री और मिड लेवल प्रोडक्ट की बिक्री में गिरावट आ रही है। यह अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई की ओर इशारा करता है। नीलसन की इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2023, जो डिवाइस के आदान प्रदान में तेज वृद्धि दिखाती है, इसकी पुष्टि करती है। ग्रामीण भारत में लगभग 8.5 करोड़ यूजर्स 39% वीडियो देखते हैं या दूसरों के साथ ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर स्मार्टफोन शेयरिंग 36% है। हालांकि नीलसन की रिपोर्ट के अनुसार 10,000 रुपए या उससे कम कीमत वाले हैंडसेट वाले यूजर्स के बीच यह 44% है। इसका मतलब है कि कम कीमत वाले स्मार्टफोन मालिकों और कम समृद्ध घरों के बीच स्मार्टफोन शेयरिंग अधिक है।
इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।